हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एनाटॉमी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पूरा हम लोगों ने डायग्राम्स के थ्रू समझने की कोशिश किया था कि किस तरीके से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो होता है, क्रैनियम से किस तरीके से नर्व्स निकलती हैं, क्रैनियल नर्व नंबर 3, 7, 9 एंड 10, और किस तरीके से सैक्रल S2 और S4 पोर्शन से आपका इंफीरियर स्प्लांचिक नर्व निकलती है जो कि डिसेमिनेट होती है टू डिफरेंट ऑर्गन। ठीक है, तो ये तो हम कर चुके थे, एनाटॉमी हम प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं। आज जो अभी फोकस करने जा रहे हैं वो फिजियोलॉजी पे फोकस करेंगे। सो फिजियोलॉजी क्या है आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, सप्लाई कौन कौन से ऑर्गन्स में होती है ये हम देख चुके हैं। ठीक है, ये अब देखने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये देखना है कि जब ये न्यूरॉन्स आपके इन ऑर्गन्स में जाते हैं तो इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होता है, फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शन क्या है। स्टार्ट करें। ठीक है, तो पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी में कब एक्टिवेट होता है ना। हमें पता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो तो कब एक्टिवेट होता है, जब हमारी बॉडी किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होती है, लाइक फियर, फ्लाइट, फाइट की सिचुएशन में। आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी बॉडी किसी एक्सर्शन में है, आप भाग रहे हैं, तो इन दैट केस या आप डरे हुए हैं तो उस केस में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमें पता है। ठीक है, क्यों होता है ये सारा हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होगा, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब ये सिस्टम हमारी बॉडी में एक्टिवेट होता है, बिकॉज ऑटोमेटिकली ये होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में तब एक्टिवेट होता है जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं या फिर हमारी बॉडी डाइजेशन कर रही होती है। दो सिचुएशन है, ड्यूरिंग रेस्ट एंड डाइजेशन कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो जब आप रेस्ट कर रहे हो या आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर रही है तो उस टाइम पे क्या होगा, ये पूरी सप्लाई स्टार्ट हो जाएंगी, ये न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, फाइनली इन ऑर्गन्स पे मैसेज पहुंच जाएंगे। ये ऑर्गन्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, किस तरीके से मैसेज जाएगा ये भी हम देख चुके हैं। कौन सा केमिकल होगा, एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एसिटाइल कोलिन। तो अब देखते हैं वन बाय वन सारे ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की थी आई की, सीलियरी गैंग्लिया से जो न्यूरॉन्स निकले थे आई में गए। अब आई में क्या इफेक्ट आने वाला है, जब आप रेस्ट कर रहे हो और डाइजेशन, दो चीजें आपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, और समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप रेस्ट कर रहे होते हो तो क्या होता है, आपकी प्यूपिल बहुत डायलेटेड रहती है या कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। प्यूपिल सबको पार्ट है, पता है ना, आइरिस के बीच का जो आपका आप बोल सकते हो अपर्चर है वो आपका क्या है, प्यूपिल है। तो बताइए प्यूपिल क्या होगी जब आप रेस्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी प्यूपिल, क्योंकि आपको ज्यादा लाइट नहीं चाहिए, जब आप रेस्ट कर रहे हो आपको नहीं चाहिए कि ज्यादा लाइट आपकी आई में जाए, बिकॉज लाइट आपकी क्या होती है, आप उस टाइम पे किसी चीज पे फोकस नहीं करना चाहते हो, है ना। तो जो आपकी जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है, क्योंकि वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। यही होता है जब आप रेस्ट करते हो। तो सेम यही होगा जब ये न्यूरॉन आपके आगे की ओर बढ़ेंगे। कौन से न्यूरॉन है ये, क्रैनियल नर्व नंबर ऑक्यूलोमोटर। ठीक है, थर्ड क्रैनियल नर्व्स के जो न्यूरॉन्स है वो है ये। तो ये जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये आई में क्या करते हैं, पहला तो हमारी सीलियरी मसल्स पे जाते हैं। सीलियरी मसल्स सबको पता है, सीलियरी मसल्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, अकोमोडेशन के लिए। ठीक है, तो हमारा ये अकोमोडेशन मेंटेन करती है, बिकॉज ऑक्यूलोमोटर मूवमेंट के लिए, जो आईबॉल आपका मूवमेंट कर रही है ना, उसके लिए ये जरूरी है। दूसरा ये हमारी क्या जाती है, आपकी आइरिस में जाती है। आइरिस आपकी क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से प्यूपिल का साइज कम हो जाएगा। तो आपको क्या होगा, जब प्यूपिल का साइज कम होगा तो कम से कम लाइट अंदर एंटर करेगी, क्योंकि जरूरत नहीं है अभी लाइट के एंटर करने की। तो आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, हमारी सीलियरी मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। ठीक है, अकोमोडेशन को मेंटेन करने के लिए, ताकि आपको चीजें क्लियरली वैसे विजिबल हो आपकी। दूसरा आपका जो आइरिस है वो भी क्या कर जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। आइरिस के कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होगा, जो आपका प्यूपिल है, प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ताकि कम से कम लाइट आपकी एंटर करे। यही होता है जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, यही सिचुएशन हमारी आई की रहती है। तो पहला तो आई पे इफेक्ट तो समझ में आ गया, सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी। दूसरा आइरिस भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से प्यूपिल साइज आपका
कम हो जाएगा। और यही रीजन है बेटा, मैं बार बार आप कोरिलेट करते हुए पढ़िए, जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, एसिटाइलकोलिन, जब भी एसिटाइलकोलिन का लेवल कम होगा बॉडी में, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से कम हो रहा है, हो सकता है इंसान ने इसका एंटागनिस्ट ले लिया, जैसे आप बेलाडोना का प्लांट है, ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना, उसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एट्रोपिन प्रेजेंट है वो एसिटाइलकोलिन का एंटागनिस्ट है। तो अब होगा क्या, जो एसिटाइलकोलिन है अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा ना, तो सीधे क्या होता है, एट्रोपिन अगर किसी ने ले लिया गलती से, एट्रोपा बेलाडोना का प्लांट अगर किसी ने इंजेस्ट कर लिया है, तो उसकी क्या होने लगता है, उसकी जो विजन है वो ब्लर होने लगता है। क्यों ब्लर हुआ, क्योंकि एसिटाइलकोलिन की वजह से ही सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती थी, जो अकोमोडेशन के लिए आपकी क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप किसी चीज को देख पा रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सीलियरी मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना। बट क्योंकि अब एसिटाइलकोलिन तो रहा नहीं है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, सीलियरी मसल्स पूरी रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लर्ड विजन होने लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ रहा है ना, आपके विजन के लिए बहुत जरूरी है एसिटाइलकोलिन। और दूसरा तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि प्यूपिल आपकी कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपको इफेक्ट आई पे पता होना चाहिए एसिटाइलकोलिन का। तो इफेक्ट पता चल गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, आई पे क्या इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लैंड्स पे, कौन सी थी, देखो टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लिया से जो आपके न्यूरॉन्स निकल रहे थे वो कहाँ कहाँ पे जा रहे थे, लैक्राइमल ग्लैंड में और नेजल म्यूकोसा में। तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी ग्लैंड है, मुझे ये स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, आगे भी ग्लैंड आने वाली है, जितनी भी ग्लैंड है सबसे सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जितने भी सिक्रीशंस हैं बॉडी के बढ़ जाएंगे। तो लैक्राइमल ग्लैंड, जो आपका लैक्राइमेशन होता है आपका, ठीक है, टेयर फॉर्मेशन जो हो रहा है वो भी बढ़ जाएगा आपका। दूसरा, नेजल म्यूकोसा में जो आपका म्यूकस सिक्रीशन है, म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है बेटा, म्यूकस बनाने का ना, तो म्यूकोसा जो है आपका वो म्यूकस बनाती है, तो म्यूकस सिक्रीशन भी आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पूरी नेजल पैसेज में जितनी भी आपकी नेजल जो आपकी म्यूकोसा है वहां से आपका क्या होगा, म्यूकस फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। क्लियर है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। सिक्रीशन में स्पेसिफाई करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होगा बॉडी के सारे सिक्रीशंस क्या होते हैं, आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो आपका सब मैंडिबुलर गैंग्लिया है, ये कहाँ पे सप्लाई हो रहा है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड, दोनों ही क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है, तो दोनों से सलाइवा का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया, सिक्रीशन बढ़ेगा, पहले भी मैंने बोल चुकी हूँ। नेक्स्ट, ओटिक गैंग्लिया से जो न्यूरॉन निकल रहे हैं कहाँ जा रहे हैं बेटा, माउथ में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, पैरोटिड ग्लैंड में। पैरोटिड ग्लैंड अगेन सलाइवरी ग्लैंड है, तो सलाइवेशन बढ़ जाएगा। माउथ में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, पूरी ओरल कैविटी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर से है, उसमें भी क्या होगा, आपका म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लुब्रिकेशन आपका बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये जितने भी आपकी ग्लैंड्स हैं, आपकी ग्लैंड्स हो चाहे म्यूकस मेम्ब्रेन हो, ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन देंगी, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड है तो ऑब्वियसली सलाइवा बनाएंगी। म्यूकस मेम्ब्रेन, चाहे वो नेजल की म्यूकस मेम्ब्रेन हो चाहे ओरल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन हो, म्यूकस प्रोडक्शन आपका बढ़ जाने वाला है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब मुझे ये बताइए, चलिए ये तो समझ में आ गया कि सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, ये सारे हमने देख लिए कि कौन कौन से सिक्रीशंस है। अब ये देखिए आप कि जब आपकी बॉडी, मैंने पहले ही बोला पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, जब आपकी बॉडी या तो रेस्ट कर रही है या फिर, और ऑब्वियसली जब हम रेस्ट करते हैं उसी टाइम पे हमारा डाइजेशन भी होता है, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी डाइजेशन कर रही है तो आप खुद बताइए उस टाइम पे, डाइजेशन के टाइम पे किस चीज की जरूरत होती है, आपको क्या चाहिए जब आपकी बॉडी डाइजेशन कर रही है, यही तो चाहिए ना कि आपके माउथ में सलाइवा ज्यादा बने, ठीक है, क्योंकि सलाइवा में भी आप जानते हो कि आपका एमाइलेज एंजाइम है, ठीक है, लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट है, जो कि आपका क्या करता है, फूड ब्रेक डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, आप क्या चाहते हो कि आपके स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाए, है ना, एसिड प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपका जो पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाज में जो जूस है वो बढ़ना चाहिए, यही तो आप चाहते हो। तो मतलब आप ये चाह रहे हो कि ओवरऑल हम क्या चाहते हैं कि हमारे सिक्रीशन बढ़ जाए, क्योंकि जितना सिक्रीशंस होते हैं, सिक्रीशन में ही हमारे क्या होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि फूड डाइजेशन में
इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज आ रहा है वो भी, बट ये तो समझ में आया ना सलाइवा क्यों ज्यादा बनना चाहिए। तो डाइजेशन कर रहे हो तो आपको अब बताने की भी जरूरत नहीं है कि अगर आपकी बॉडी में डाइजेशन को होना है, फूड डाइजेस्ट होना है, तो सलाइवेशन होना जरूरी है। प्लस आपकी जो म्यूकस बन रहा है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा आपका क्या रहना चाहिए, पूरी जो कैविटी है आपकी, ओरल कैविटी हो, नेजल कैविटी हो, पूरी तरह से क्या होनी चाहिए, लुब्रिकेटेड रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा, ठीक है, ओटिक गैंग्लिया की सप्लाई हमने देख ली, क्या होगा ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारी वेगस नर्व की सप्लाई। ये हम जानते हैं वेगस नर्व बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हार्ट पे क्या इफेक्ट आता है बेटा, जब भी एसिटाइल कोलिन हार्ट पे जाता है ना, जब आप रेस्ट, आप सोचिए आप रेस्ट कर रहे हैं तो क्या आपको चाहिए आपका हार्ट रेट बढ़े? आप हार्ट से ज्यादा काम करवाना चाहते हो जब आप रेस्ट कर रहे हो? नहीं ना। हम हार्ट से ज्यादा काम हमारी बॉडी कब करवाती है? जब हम किसी ऐसी सिचुएशन होते हैं जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कहीं भाग रहे हो, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में एनर्जी की डिमांड ज्यादा होती है, ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती है। तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, आप ऑब्वियसली आपका हार्ट ही वो डिमांड को पूरी करेगा या फिर आपका लंग्स वो डिमांड को पूरी करेंगे। तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। बट जब आप रेस्ट कर रहे हो, आपकी बॉडी डाइजेशन कर रही है, तो उस टाइम पे हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हार्ट पे क्या इफेक्ट आएगा बेटा, जब भी हमारा एसिटाइलकोलिन हार्ट पे जाएगा, ये जो वेगस नर्व है इसकी ब्रांचेस जब हार्ट पे जाएंगी तो क्या होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, सो दैट हार्ट का जो इफेक्ट है, हार्ट पे जो लोड है वो कम हो जाएगा। क्योंकि डाइजेशन के टाइम पे या रेस्ट करते हुए आपको हार्ट से ज्यादा वर्क कराने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, स्टमक। जब ये वेगस नर्व स्टमक में सप्लाई होगी तो स्टमक पे क्या इफेक्ट आएगा, बहुत सिंपल है। स्टमक आप जानते हो डाइजेशन के टाइम पे आपको क्या चाहिए कि जो हमारी स्टमक में जो हमारी पैराइटल सेल है वो फटाफट से HCl को रिलीज करें, सो दैट जो आपने फूड लिया है वो HCl उसको ब्रेक कर सके, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, स्टमक में क्या होगा, आपका जो स्टमक जूस है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। मैंने बताया सिक्रीशन बढ़ेगा, तो स्टमक में जो जूस होता है आपका, जो आप बोल सकते हो जो पैराइटल सेल से जो HCl रिलीज हो रहा है बेसिकली, वो भी आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो स्टमक में इफेक्ट समझ में आ गया। एसिटाइलकोलिन का क्या इफेक्ट आएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इन पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में क्या होगा आपका, पैनक्रियाज ऑब्वियसली अगर आपको पता है तो पैनक्रियाज क्या करता है, आपका पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, पढ़ा है। और पैनक्रियाटिक जूस में आपके क्या होते हैं, डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, मेनली प्रोटीएज प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, पेप्सिन, है ना, पेप्सिनोजन प्रेजेंट होता है जो कि एसिड के कांटेक्ट में आके पेप्सिन में बदलता है। तो पैनक्रियाज से क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूस का रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज पैनक्रियाटिक जूस में भी हमारे क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पेप्सिनोजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सबको पता है। तो समझ में आ गया पैनक्रियाज में क्या होगा एसिटाइलकोलिन की वजह से। नेक्स्ट है हमारे ब्रोंकाइज। ब्रोंकाइज में क्या होगा, पूरा मैंने लंग्स वगैरह नहीं बनाया हुआ है, स्पेशली ब्रोंकाइज में क्या होने वाला है। देखो, हमें पता है जब हम रेस्ट कर रहे हैं या हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर रही है, क्या उस टाइम पे आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है? आपकी जितना ऑक्सीजन ले रहे हो वो इनफ है ना आपके लिए। आपको अननेसेसरी, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, जब आप कोई वर्कआउट कर रहे हो या फिर हैवी वर्कआउट स्पेशली आप रन कर रहे हो, एट दैट टाइम आपकी जो ऑक्सीजन डिमांड होती है बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए आपके लंग्स क्या हो जाते हैं बेटा, एक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक है। ब्रोंकाइज आपके डायलेट हो जाते हैं सो दैट ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर आ सके। समझ में आ रहा है। बट जब आप रेस्ट कर रहे हो, जब आप डाइजेशन कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको अननेसेसरी ज्यादा ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए इस टाइम पे जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, जब एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ है, आपके ब्रोंकाइज क्या हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। क्योंकि जितना हमें ऑक्सीजन मिल रही है वो इनफ होती है, हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। समझ में आ रहा है। आपकी बॉडी बहुत स्मार्टली वर्क करती है। जब जरूरत थी ब्रोंकाई डायलेट हो गए ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आए, बट जब आप रेस्ट कर रहे हो, आपकी बॉडी डाइजेशन कर रही है, उस टाइम पे हमारा जितना नॉर्मल ऑक्सीजन कंजप्शन है या आप जितना हम इनहेलेशन कर रहे हैं वो इनफ होता है। तो क्या होगा, आपका जो हमारे ब्रोंकाइज है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे। तो क्या होगा एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट इन दी ब्रोंकाई, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। समझ में आया क्यों हुआ। नेक्स्ट
लीवर पे क्या इफेक्ट आएगा? लीवर पे क्या इफेक्ट आएगा? आप जानते हो कि लीवर एंड एज वेल एज मैंने देखो बाइल भी बनाया, बाइल डक्ट भी बनाई हुई है, ठीक है। जो हमारा गॉल ब्लैडर, स्पेशली ये गॉल ब्लैडर है, ये डक्ट निकल रही है, तो होगा क्या, लीवर, और लीवर सबको पता है कि जो बाइल है वो कौन बनाता है बेटा? लीवर बनाता है। बट गॉल ब्लैडर क्या करता है? उस बाइल को स्टोर करता है, पता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो हमारा फैट है, अगर फूड में आपने कोई फैटी फूड लिया हुआ है तो फैट को तोड़ने का काम कौन करता है बेटा? बाइल करता है ना। कौन बनाएगा बाइल? लीवर बनाएगा। स्टोर कौन करेगा? गॉल ब्लैडर करेगा। और गॉल ब्लैडर से उसे इंटेस्टाइन में लेके, डियोडिनम में लेके कौन आएगा? आपका बाइल डक्ट लेके आएगी। ये पढ़ा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी एसिटाइल कोलिन आएगा तो वो लीवर में क्या करेगा? बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, गॉल ब्लैडर से बाइल के रिलीज को बढ़ा देगा, और बाइल डक्ट उसे कहां पहुंचा देगी? इंटेस्टाइन में, डियोडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट पे पहुंचा देगी, सो दैट जो भी आपका फैटी फूड आपने लिया है वो इमल्सिफाई हो सके, डाइजेस्ट हो सके। समझ में आ गया? तो ये भी एक टाइप का सिक्रीशन है। जैसे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हुआ था, पैनक्रेटिक जूस सिक्रीट हुआ था फ्रॉम पैनक्रियाज, वैसे ही लीवर से क्या बना? बाइल बना, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ, गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट से होता हुआ आपके इंटेस्टाइन में पहुंच गया फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। समझ में आ गया लीवर में क्या इफेक्ट आया? नेक्स्ट आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होने वाला है? देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सिंपल सी बात है, हमारा जो इंटेस्टाइनल जूस है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंटेस्टाइन में भी क्या होता है? आपका जूस रिलीज होता है। ऑल्दो आपका पैनक्रेटिक जूस भी वहीं पे आ रहा है, ठीक है। जो पैनक्रेटिक जूस, जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज की ओपनिंग भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। जो आपकी बाइल डक्ट है उसकी ओपनिंग भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो ये तो है ही, तो वो मिक्स होके जो इंटेस्टाइनल जूस बन रहा है ना, और फाइनली जो और भी आपके कंपोनेंट है वो भी, आप इंटेस्टाइन में भी हमारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, वहां पे भी सिक्रीशंस क्या होने वाले हैं? बढ़ जाएंगे। जो भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होंगी वो भी अपना सिक्रीशन आपकी इंटेस्टाइन में आपका छोड़ देंगी, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो इतना तो ठीक हो गया, सारे ऑर्गन्स पे हमने इफेक्ट देख लिया, बट एक चीज हमने डिस्कस नहीं की, वो ये है कि जब डाइजेशन होता है तो ड्यूरिंग डाइजेशन आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत जरूरी होता है। अगर आपके सपोज आपने फूड लिया, ठीक है, उसके बाद वो नीचे की ओर जा रहा है, आपका पूरा आपके फेरिंग्स से होता हुआ ओसोफेगस में जा रहा है। अगर आपका ओसोफेगस में, ठीक है, या आपके स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? खाना आपका बीच में ही कहीं क्या हो जाएगा? आपका फंस जाएगा। तो वो चीज क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपकी बॉडी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है। तो आप बोलेंगे कि जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपके जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्लियर है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है फॉर डाइजेशन एज वेल एज दूसरी चीजों को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो ओसोफेगस मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, तो आपको वो भी ध्यान होना चाहिए कि ओसोफेगस में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्टमक में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, ताकि जो आपका फूड आपने डाइजेस्ट, जो आप लिया है आपने, ठीक है, इनटेक किया हुआ है, वो आपका आसानी से मूव कर सके थ्रू आउट द जीआई ट्रैक्ट। ठीक हो गया? ये भी आपको ध्यान में रखना है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो जब भी हम डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो एसिटाइल कोलिन हमेशा ध्यान रखना स्मूथ मसल्स में क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन करती है। तो ये भी एक हमारा फंक्शन हो गया। अब बात करेंगे अबाउट द लास्ट नर्व, जो कि कौन सी है? इंफीरियर स्प्लैंचिक नर्व, जो कि कहाँ पे सप्लाई होती है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में सप्लाई होती है, जो हमारे यूरिनरी सिस्टम है वहां पे इसकी सप्लाई है, और जेनिटेलियाज में इसकी सप्लाई है। तो वन बाय वन इन तीनों में भी इफेक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट बात करेंगे अबाउट दी लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये बेसिकली क्या करता है? जब भी एसिटाइल कोलिन, ये इंफीरियर स्प्लैंचिक नर्व के टर्मिनल से जब भी एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा और इस लार्ज इंटेस्टाइन पे बाइंड होगा, तो क्या होगा? आपका लार्ज इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन होंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा? जो आपका फीकल मटेरियल फॉर्म हुआ है ऑब्वियसली, वो क्या करेगा? मूव करेगा टुवर्ड्स द रेक्टम, सो दैट एक्सक्रीशन हो सके। अगर एसिटाइल कोलिन नहीं होगा ना, एसिटाइल कोलिन नहीं होगा तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। बिकॉज अगर लार्ज इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुए तो जो फीकल मटेरियल
है वो आगे की ओर मूव करेगा ही नहीं। समझ में आ गया एसिटाइलकोलिन की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन में क्या इफेक्ट आने वाला है। चलिए नेक्स्ट है हमारा यूरिनरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट आएगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी हमारा जब हम सिक्रीशन की बात कर रहे हैं तो आप यूरिन को भी आप एक एक्सक्रीशन की तरह ही मानते हैं क्योंकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो ध्यान रखिएगा जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है एसिटाइलकोलिन जैसे ही किडनी के साथ बाइंड होता है, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो आपका यूरिनेशन बढ़ जाता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में स्पेशली, क्योंकि देखो किडनी तो क्या कर रही है, यूरिन बना रही है, एक नॉर्मल रेट पे यूरिन बन रहा है। स्टोर कहाँ पे हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर जब भी एसिटाइलकोलिन यूरिनरी ब्लैडर में अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा तो यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से यूरिनेशन हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, जब भी एसिटाइलकोलिन आपका यूरिनरी ब्लैडर पे बाइंड हुआ तो क्या होगा, आपका यूरिनेशन होगा। तो ये एक इफेक्ट समझ में आ गया, यूरिनेशन। ठीक है, लास्ट है जेनेटेलियास, चाहे वो फीमेल जेनेटेलिया हो चाहे मेल जेनेटेलिया हो, जो हमारे गोनैड ऑर्गन्स होते हैं जो कि पार्ट हमारे बॉडी का पार्ट है ऑफ रिप्रोडक्शन, बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, इनमें क्या होता है आपका जब भी एसिटाइलकोलिन यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होगा इट विल लीड टू सेक्सुअल अराउजल। ठीक है, सो ये आपका क्या है पूरा आई थिंक हम कवर कर चुके हैं अबाउट दी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी। तो आपको दिमाग में जो रखना है, मैं लास्ट में आपको शॉर्ट ट्रिक बताना चाहती हूँ जो मैंने पढ़ाते हुए भी आपसे बोला था कि जब भी आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो दिमाग में रखिए कि आपकी बॉडी रेस्ट कर रही है और डाइजेशन कर रही है। आप जब रेस्ट करते हो, जब आपकी बॉडी को डाइजेशन करना है तो आपको खुद में पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जैसे आप रेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको आईज को ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप रेस्ट कर रहे हो तो प्यूपिल का साइज कम हो जाता है ताकि कम से कम लाइट एंटर जाए, तो आईज पे इफेक्ट समझ में आता है। ठीक है, और अकोमोडेशन तो ध्यान रखिएगा बेटा, जो आपकी सीलियरी मसल्स में जो सप्लाई हो रही है ना उसकी वजह से अकोमोडेशन मेंटेन होता है, और अगर ये सप्लाई रुक गई तो क्या होगा, विजन ब्लर हो जाएगा, हमें दिखाई देना क्लियर दिखाई देना खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अकोमोडेशन। क्लियर है, जब आप रेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली उस टाइम पे ना तो आपको हार्ट पे ज्यादा लोड डालने की जरूरत है ना ही ब्रोंकाई में, क्योंकि नॉर्मल हार्ट रेट से नॉर्मल ऑक्सीजन से काम चल सकता है। इसीलिए हार्ट में सारी एक्टिविटी, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, कॉन्ट्रैक्शन सारा कम हो जाएगा। ब्रोंकाई भी आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि डायलेट होने की जरूरत नहीं है। डायलेशन में अननेसेसरी एनर्जी लगती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उस चीज की जरूरत नहीं है, तो ब्रोंकाई क्या हो गए आपके, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए। जब आपकी बॉडी डाइजेशन कर रही है तो आपको सारे जितने भी आपके सिक्रीशंस है उनकी जरूरत पड़ने वाली है। स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, जितना भी सलाइवा है उसका सिक्रीशन बढ़ जाएगा, है ना। ग्लैंड्स हमने पढ़ी थी, सलाइवा आपका बहुत फास्ट बनेगा, आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां से म्यूकस का प्रोडक्शन फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल, इन सब का सिक्रीशन भी आपका बढ़ जाएगा। यही पढ़ा हम लोगों ने। और जब भी हम डाइजेशन करते हैं उस टाइम पे हमें कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की जरूरत होती है, इसीलिए थ्रू आउट जीआईटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने लगेगा, सो दैट जो भी फूड हमने लिया है वो आपका आगे की ओर मूव कर सके। पढ़ा था ये सारी चीजें। ठीक है, और स्पेशली जो लास्ट के कुछ इफेक्ट थे लाइक यूरिनेशन आपका बढ़ जाएगा, डिफिकेशन ऑब्वियसली क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो फीकल मटीरियल है वो आगे की तरफ मूव करेगा टुवर्ड्स द रेक्टम एंड फ्रॉम एनस एक्सक्रीशन हो जाएगा ऑफ द फीकल मटेरियल। सो डिफिकेशन को भी ये क्या करता है, एक्सक्रीशन, हर टाइप का एक्सक्रीशन आपका बढ़ेगा, डिफिकेशन भी, यूरिनेशन भी, और लास्ट वन इज इट विल लीड टू सेक्सुअल अराउजल। अगर हम गोनैड्स की बात करते हैं तो सेक्सुअल अराउजल को लीड करेगा। तो ये सारे फैक्ट हैं ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो एनाटॉमी एज वेल एज फिजियोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर एनाटॉमी नहीं देखी है तो इसका पहला पार्ट आप देखिए, तब आपको एनाटॉमी समझ में आएगी। तो ये था ऑल अबाउट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई टू आंसर ईच वन ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू। सो थैंक यू।